गया तो उसका जो था हीमोग्लोबिन 12.6 था, WBC 6500, पोटेशियम 1.9 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, यूरिक एसिड 7.0 एंड सोडियम 136 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, और प्लेटलेट जो थे वो 1,78,000। द नर्स इवेल्युएट दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, कि नर्स जो है वो क्या एक्सपीरियंस करेगी, कि क्लाइंट को जो है कौन सी बात इवेल्युएट करेगी, कि क्लाइंट को कौन सी चीज़ जो है वो इम्बैलेंस टाइप की है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन जो है वो लगभग नॉर्मल रेंज में है। WBC जो 4,000 से 11,000 रहते हैं, तो यहाँ 605,500 दी है। हाँ 6 तो जो है नॉर्मल रेंज में है। पोटेशियम 1.9 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, जो कि नॉर्मल लेवल 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, तो ये कम की तरफ है। यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। सोडियम जो है सोडियम 135 से 145 होता है, तो ये भी क्या है नॉर्मल रेंज के अंदर है। और प्लेटलेट भी 1.5 लाख to 4.5 लाख होती है, तो प्लेटलेट भी नॉर्मल रेंज में। तो बात करें ऑप्शन के हिसाब से हाइपरनेट्रीमिया, तो हाइपरनेट्रीमिया तो यहाँ है नहीं क्योंकि सोडियम नॉर्मल रेंज में है। नंबर 2 कहता है हाइपोकैलेमिया, हाँ हाइपोकैलेमिया इज डेफिनेटली देयर, हाइपोकैलेमिया प्रेजेंट है इस पेशेंट के अंदर। हाइपोकैलेमिया क्योंकि पोटेशियम का लेवल क्या है यहाँ 1.9 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, और नॉर्मल लेवल जो होता है वो 3.5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। तो ये जो रहता है ये हाइपोनेट्रीमिया जो है ये सही बात है, हाइपरनेट्रीमिया नहीं है, हाइपोकैलेमिया इस पेशेंट के अंदर है। सी इज माइलोस्प्रेशन, तो माइलो वर्ड जो है स्पाइनल कॉर्ड के लिए काम में लिया जाता है, तो नहीं है। और ल्यूकोसाइटोसिस मीन्स एक्सेसिव इंक्रीज अमाउंट ऑफ WBC के अकाउंट्स का इंक्रीज होना ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है। ल्यूको वर्ड जो है वो जो है WBC के लिए काम में लिया जाता है, एंड साइटोसिस मीन्स इंक्रीज लेवल। तो अगर WBC का लेवल इंक्रीज हुआ होता है मोर देन 11,000 अगर WBC देखने को मिले हैं, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ क्या है ल्यूकोसाइटोसिस है। एक होता है ल्यूकोपीनिया, अगर 4,000 से कम 4,000 से कम अमाउंट के अंदर WBC अगर देखने को मिल रही है, उस कंडीशन को ल्यूकोपीनिया बोलते हैं। तो ल्यूकोसाइटोसिस जो है WBC के काउंट का बढ़ा हुआ होना। तो बी जो रहता है करेक्ट रहता है, हाइपोकैलेमिया में है ये पेशेंट, हाइपोकैलेमिया। अब बात करें हम हाइपरनेट्रीमिया, तो सोडियम लेवल 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज़्यादा होना हाइपरनेट्रीमिया कहलाता है। हाइपरनेट्रीमिया होने के कारण क्या क्या रहते हैं, तो इसके लिए हमने एक छोटा सा ट्रिक बनाया, और ट्रिक क्या बनाया साल्ट हाई हाइपरनेट्रीमिया सोडियम एक क्या एक साल्ट है, और ठीक इसी के नाम पे हमने एक ट्रिक बना दिया, और ट्रिक क्या बना दिया साल्ट हाई। अब साल्ट हाई का मतलब क्या रहता है वो देखते हैं। तो साल्ट में एस का मतलब है सोडियम एक्सक्रीशन इम्पेयर, सोडियम का एक्सक्रीट आउट होना इम्पेयर हो चुका है, एक्सक्रीट हो ही नहीं पा रहा है अच्छे से, उस वजह से बॉडी के अंदर रिटेन होगा और लेवल बढ़ सकता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन लेवल इंक्रीज, अगर एल्डोस्टेरोन हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो गया है तो उससे वो पोटेशियम को एक्सेसिवली बाहर निकाल देगा और सोडियम रिटेन होएगा, तो उसकी वजह से हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है। क्योंकि एल्डोस्टेरोन हार्मोन से एल्डोस्टेरोन ये क्या करता है सोडियम जो पोटेशियम है उसको तो क्या करता है बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है, एक्सक्रीट, और सोडियम जो है उसको बॉडी में रोकने का काम करता है। तो एल्डोस्टेरोन अगर ज़्यादा होगा तो बॉडी के अंदर ज़्यादा सोडियम रुकेगा, तो एक्सेसिव एल्डोस्टेरोन लेवल। इसके अलावा अगर फ्लूइड का लॉस हो गया, और फ्लूइड लॉस होने की वजह से क्या हो गया हीमो कंसनट्रेशन हो गया बॉडी के अंदर, ब्लड कंसनट्रेटेड टाइप का हो गया, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा टू मैनी प्रोसेस्ड फूड लाइक चिप्स फ्राइड फूड, जो पेशेंट जो है जो पर्सन क्या है कि ज़्यादा जैसे पैकेजिंग वाले फूड काम में लेता है, लाइक दैट चिप्स है, फ्राइड फूड है, कुरकुरे लाइक दैट, इनमें क्या होता है सोडियम का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है बॉडी के अंदर ज़्यादा अमाउंट के अंदर सोडियम रिटेन करेगा, इनटेक बढ़ गया है यहाँ पे। इसके अलावा हाइपर कोर्टिसोलिज्म, कुशिंग सिंड्रोम की बात करें तो कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलता है एंड हाइपोकैलेमिया, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया, ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रहते हैं कुशिंग सिंड्रोम के अंदर। तो कुशिंग सिंड्रोम के पेशेंट में हाइपरनेट्रीमिया देखने को मिलता है।
सोडियम इनटेक इंक्रीज हो गया पेशेंट का, तो ज़्यादा ले रहा है तो कॉस्टली ज़्यादा होगा बॉडी में। हाँ, जीआई फीडिंग विदाउट H2O सप्लीमेंट, हम क्या कर रहे हैं, जो पेशेंट को फीड दे रहे हैं, हाँ एनजी फीडिंग वगैरह पे पेशेंट, और फीडिंग जो दे रहे हैं उसके अंदर वाटर का कंटेंट ऐड ही नहीं कर रहे हैं, ओनली फीडिंग दे रहे हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है। हाँ, इसके अलावा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो रहता है, अगर पेशेंट को किसी को 3% इन्फ्यूजन चल रहा है तो उसको अगर ज़्यादा इन्फ्यूज़ कर दिया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है। तो हाइपरनेट्रीमिया के साइन सिम्टम क्या क्या होंगे, तो फिर हमने एक ट्रिक बनाया, और ट्रिक क्या बनाया, फ्राइड के नाम से ट्रिक बनाया, और फ्राइड में एफ का मतलब है फ्लश्ड स्किन फीवर, और फीवर कैसा, लो ग्रेड फीवर होगा, यहाँ पे फ्लश स्किन होगी, फीवर होगा, और फीवर कैसा, लो ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा पर्सन में। आर का मतलब रेस्टलेसनेस है, इसके अलावा इरिटेबिलिटी होगी, एंजियस और कन्फ्यूजन टाइप का देखने को मिलेगा, पर्सन कन्फ्यूज टाइप करेगा। ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, फ्लूइड टेंशन बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, क्योंकि जब सोडियम बॉडी में रुकेगा तो सोडियम रुकने से क्या होगा, हाँ जब सोडियम रिटेन करेगा तो सोडियम वाटर को रोकेगा बॉडी में, और जब बॉडी के अंदर वॉल्यूम बढ़ेगा तो बीपी इंक्रीज होगा, तो हाइपरवॉलीमिया और जो रहता है हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा एडिमा हो जाएगा, जब बॉडी के अंदर फ्लूइड इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, क्या है, एडिमा ही तो है, तो वो क्या होगा, फ्लूइड जो है एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस के अंदर भी ज़्यादा होगा, और वहाँ क्या हो जाएगा, एडिमा कॉज कर देगा। तो जो है, और एडिमा जो है ये पेरीफ्री के अंदर और पिटिंग टाइप का एडिमा होगा ऐसा। ड्राई माउथ और डिक्रीज यूरिन आउटपुट देखने को मिलेगा, क्योंकि आउटपुट जो है फ्लूइड को क्या करेगा, बॉडी के अंदर रिटेन करता रहेगा, सोडियम बाहर नहीं निकलने देगा, इसके लिए इससे क्या होगा, बॉडी के अंदर जो है यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा हाइपोकैलेमिया के बारे में बात करें, हाइपोकैलेमिया का मतलब है पोटेशियम लेवल इज 3.5 मिलीग्राम पर लीटर, पोटेशियम के लेवल का 3.5 मिलीग्राम पर लीटर से कम होना हाइपोकैलेमिया। कारण क्या क्या हो सकते हैं हाइपोकैलेमिया के, और कारण के लिए फिर हमने एक ट्रिक बनाया, और ट्रिक क्या बनाया, ग्राफिक आइडिया के नाम से एक ट्रिक बनाया, और जिसमें हमने अलग अलग देखा। जी का मतलब है जीआई लॉस, यानी कोई वुंड ड्रेनेज है उससे अगर ड्रेन हो रहा है तो उसके अंदर क्या होगा, पोटेशियम लॉस होगा। रीनल फेलियर के पेशेंट में देखने को मिल सकता है। ये एल्डोस्टेरॉन हाइपर सिक्रेशन, एल्डोस्टेरॉन का अगर हाइपर सिक्रेशन हो गया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, पोटेशियम का लेवल ज़्यादा बाहर निकलेगा, सोडियम बॉडी में रिटेन कर जाएगा। प्रोलॉन्ग एनजी सक्शन, किसी जो है बॉडी के अंदर सक्शन चल रहा है लंबे टाइम से, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाली हुई है पेशेंट को और उसको सक्शन से अटैच कर रखा है, तो उसके अंदर क्या होएगा, हाइपोकैलेमिया देखने को मिलेगा। हाइपोथर्मिया, इंसुलिन का लेवल एक्सेस है, उसकी वजह से हो सकता है। एक्सेस यूज़ कर रहा है कोई पर्सन कॉर्टिकोस्टेरॉइड का, तो उसकी वजह से ठीक कुशिंग सिंड्रोम और ऐसा होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा बॉडी में। इंसुलिन जो है इनसफिशिएंट इंटेक, डाइट के अंदर ही पोटेशियम नहीं है, उसकी वजह से हो सकता है। डायूरेटिक्स जो रहता है, एक पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स को छोड़ के पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, और जिसका एग्जांपल रहता है स्पाइनोलैक्टोन। एड्रीनर्जिक एक्टिविटी ऑफ एक्सेसिव डायफोरेसिस, तो उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा जो है अगर वाटर का इंटॉक्सिकेशन हो गया बॉडी में, या वॉमिटिंग डायरिया ऐसी कंडीशन है तो उनकी वजह से देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एम्फोटेरिसिन बी नाम से जो ड्रग रहता है वो हाइपोकैलेमिया कॉज करता है बॉडी में, और डिजॉक्सिन, फ्रोसेमाइड और बीटा 2 एगोनिस्ट, ये सारी की सारी क्या करती है, बॉडी के अंदर हाइपोकैलेमिया कॉज करने का काम करती है। तब हाइपोकैलेमिया में साइन सिम्टम क्या क्या आएंगे, अगर ऐसी बात करें तो फिर हमने एक ट्रिक बनाया, और ट्रिक क्या बनाया, एस्लोग्राल के नाम से एक ट्रिक बनाया। ए का मतलब एल्केलोसिस या एरिदमिया, सैलो टाइप का रेस्पिरेशन होगा पर्सन के अंदर, लेग्स के अंदर क्रैम्प्स आएंगे, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन में चला जाएगा, वीकनेस होगी मसल्स के अंदर, और इरेगुलर थ्रेडी पेरिफेरल पल्स देखने को मिलेगा। इंटेस्टाइन का मोटिलिटी जो है पर्सन का डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने से क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है पर्सन में। इरिटेबल टाइप का हो सकता है। डीप टेंडन रिफ्लेक्स, DTRD, डीप टेंडन रिफ्लेक्स डिक्रीज हो जाएंगे पर्सन के। लिथार्जी हो जाएगा, कंफ्यूज टाइप करेगा, कोमा में जा सकता है पर्सन।
तो ईसीजी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, तो ईसीजी में चेंजेस की बात करें तो एसटी डिप्रेशन होगा, इसके अलावा जो है इन्वर्टेड टी वेव, और या हम बोल सकते हैं कि फ्लैट टी वेव होगा। ईसीजी चेंजेस एसटी डिप्रेशन, इन्वर्टेड टी वेव और फ्लैट टी वेव इम्पोर्टेंट बात रहती है ईसीजी के पॉइंट ऑफ व्यू में। काफ़ी बार सवाल बना हुआ है हाँ कि जो है हाइपोकैलेमिया में कौन सा ईसीजी चेंजेस देखने को मिलेगा, और इन्वर्टेड टी वेव पे काफ़ी बार क्वेश्चन बना हुआ है। तो ईसीजी चेंज जो रहते हैं एसटी डिप्रेशन, इन्वर्टेड टी वेव एंड फ्लैट टी वेव रहते हैं। वहीं अगर हम बात करें हाइपरकैलेमिया की ईसीजी की, तो हाइपरकैलेमिया के अंदर ईसीजी जो रहता है वो टोल पीक टी वेव रहेगा, फ्लैट पी वेव रहेगा, वाइडनड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो वाइड हो जाएगा, और प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल देखने को मिलेंगे। ये हाइपरकैलेमिया के ईसीजी के अंदर होने वाले चेंजेस हैं। टोल पीक टी वेव, फ्लैट पी वेव, वाइडनड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, हाइपरकैलेमिया की ईसीजी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 24 ईयर ओल्ड फीमेल क्लाइंट इज शेड्यूल फॉर सर्जरी इन द मॉर्निंग। एक 24 ईयर ओल्ड फीमेल क्लाइंट है, शेड्यूल किया गया मॉर्निंग में उसका सर्जरी होना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स। नर्स का प्राथमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की है। ए टेकिंग द वाइटल साइन लेना प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परमिट लेना है कि ये ऑपरेशन करें कि नहीं करें, सुबह कर दें शाम को कर दें तो वो इसके अलावा अगर बात करें एक्सप्लेनिंग द प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है, तो ये दोनों की दोनों जो है डॉक्टर के काम है। चेकिंग द लैब वर्क को चेक करो तो नहीं, प्राइमरी काम जो है वो वाइटल साइन चेक करना है नर्स का, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद जो है ये दोनों काम जो रहते हैं ये डॉक्टर के रहते हैं, परमिट लेना है और प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना है। तो ये इज करेक्ट आंसर रहता है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ द नर्स इज टू टेक द वाइटल साइन बिफोर एनी सर्जरी। कोई भी सर्जरी करने से पहले अगर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें नर्स की, तो वो वाइटल साइन लेना रहता है। तो ए इज राइट आंसर देयर, ये राइट रहता है। नेक्स्ट वन इज द नर्स इज वर्किंग इन द इमरजेंसी रूम व्हेन ए क्लाइंट अराइव। एक नर्स है वो इमरजेंसी रूम में काम कर रही है जब एक क्लाइंट आया विद सीवियर बर्न ऑफ द लेफ्ट आर्म। किसके साथ में, सीवियर टाइप का बर्न है, और सीवियर आर्म का बर्न कहाँ का है, उसकी लेफ्ट आर्म जो है वो बर्न है, हैंड बर्न है, फेस जला हुआ है और नेक जली हुई है। तो विच एक्शन शुड रिसीव प्रायोरिटी, तो ऐसा कौन सा एक्शन है जो नर्स सबसे पहले करेगी। स्टार्टिंग एन आईवी लाइन, सबसे पहले क्या कर दें, आईवी लाइन शुरू कर दे। दूसरा कहता है अप्लाई ऑक्सीजन, तीसरा कहता है ऑब्टेनिंग ब्लड गैसेस, और चौथा कहता है मेडिकेशन द क्लाइंट फॉर पेन। तो जो रहता है ये जो है अगर बात करें कि प्रायोरिटी के हिसाब से इसने प्रायोरिटी पूछा कि सबसे पहले नर्स क्या करेगी, तो पर्सन का क्या है, फेस और नेक जला हुआ है, और फेस और नेक जला हुआ है तो इसका मतलब है कि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हुआ होगा, और उसको क्या है सबसे पहले उसके अंदर क्या हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड रिटेन कर गई होगी। तो सबसे पहले तो उसको क्या करो, O2 लगाओ। सबसे पहले उसको ऑक्सीजन लगाएं, देन उसको क्या करें, हम आईवी लाइन शुरू कर दें। सेकंड वन आईवी लाइन शुरू करें। आईवी लाइन शुरू करने के बाद ही इसको क्या कर दें, जो है एबीजी सैंपल जो है ये जब डॉक्टर को करवाना होगा, तो फिर उसके बाद जब प्रिस्क्रिप्शन लिखा होगा तो उसके बाद हम 4th नंबर पे फिर क्या करेंगे, जो है एबीजी सैंपल के लिए जाएंगे। तो ऐसे कुछ प्रायोरिटी सेट करनी होती है। तो पहला जो रहता है हमें क्या करना होता है, ऑक्सीजन अप्लाई करना होता है। ऑक्सीजन देने के बाद पेशेंट को आईवी लाइन लगाएं, फिर पेन का मेडिसिन दें, और उसके बाद हम क्या करें, जो रहता है पेशेंट को क्या करें, एबीजी के लिए जाएं। और जो रहता है क्लाइंट जो है बर्न हुआ है नेक, तो उसको क्या है एयरवे असेसमेंट का ज़रूरत है, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन चाहिए उसको, तो ऑक्सीजन अप्लाई करना क्या है प्रायोरिटी है। तो नेक्स्ट एक्शन जो रहेगा वो आईवी देना, आईवी स्टार्ट करना और मेडिसिन देना पेन के लिए। उसके बाद जब डॉक्टर ऑर्डर करेगा तब हम क्या करा लेंगे, एबीजी करवा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है नर्स इज विजिटिंग ए होम हेल्थ क्लाइंट विद ऑस्टियोपोरोसिस। एक नर्स है विजिट कर रही है घर पर एक क्लाइंट है ऑस्टियोपोरोसिस का। द क्लाइंट हैज़ ए न्यू प्रिस्क्रिप्शन फॉर एलेंड्रोनेट
एलेंड्रोनेट फोसामैक्स नाम से ड्रग रहता है। हाँ, तो विच इंस्ट्रक्शन शुड गिव टू द क्लाइंट। तो सबसे पहले अगर बात करूँ कि ये जो ड्रग रहता है एल्ड्रोनेट या फोसामैक्स, इसका काम क्या है, तो ये बोन से जो रिजॉर्प्शन है, बोन रिजॉर्प्शन जो है उसको कम करता है। बोन रिजॉर्प्शन मीन्स डीमिनरलाइजेशन से प्रिवेंट करता है। उसके अंदर क्या करता है, कैल्शियम नहीं निकलने देता, उससे प्रिवेंट करने का काम करता है उससे। तो बोन के रिजॉर्प्शन को प्रिवेंट करने का काम करता है, प्रिवेंट बोन रिजॉर्प्शन, ये इस तरह का काम रहता है। प्रिवेंट बोन रिजॉर्प्शन, बोन रिजॉर्प्शन से प्रिवेंट करना इस तरह का काम है, से प्रिवेंट करना। कि आप क्या करें, मेडिसिन लेने के बाद कम से कम 30 मिनट बेड रेस्ट। दूसरा कहता है अवॉइड रैपिड मूवमेंट मेडिसिन, मेडिसिन लेने के बाद आपने तीसरा कहता है टेक द टेकिंग मेडिसिन एंड टेकिंग अदर मेडिसिन। तो जो रहता है ऐसा कुछ नहीं है कि आपने ये मेडिसिन लेनी है और दूसरी के बाद में 1 घंटे टाइम देना है, मेडिसिन लेने के बाद 30 मिनट आपने टेस्ट करना है, या आपने कोई काम नहीं करना, ये तीनों बात गलत रहती है। पर हाँ, सी ऑप्शन, पानी के साथ देनी है आपने ड्रग को, पानी के साथ देना होता है इस ड्रग को। टेक द मेडिसिन विद वाटर ओनली, ये इंपॉर्टेंट बात रहती है इसके बारे में। तो सी जो रहता है वो करेक्ट रहता है। फोसामैक्स जो है वो पानी के साथ में ले रही होती है। हाँ, इसके अलावा जो है क्लाइंट जो है उसको क्या करना चाहिए, रिमेन अपराइट फॉर एटलीस्ट 30 मिनट आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन। क्लाइंट को क्या है कि अपराइट पोजीशन के अंदर 30 मिनट तक बैठना होता है मेडिसिन लेने के बाद में। बाईफॉस्फोनेट कैटेगरी का ड्रग रहता है जो एलेंड्रोनेट जो ड्रग है फोसामैक्स, बाईफॉस्फोनेट कैटेगरी का ड्रग रहता है। एलेंड्रोनेट फोसामैक्स जिसको बोला, या आइबेंड्रोनेट या रिसेंड्रोनेट, ये सारी की सारी जो रहती है बाईफॉस्फोनेट कैटेगरी ड्रग रहती है। अवॉइड करवाती, हेल्प करती है प्रिवेंट करने में लॉस ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन, बोन के रिजॉर्प्शन को बचाने में काम करती है। एल्ड्रोनेट, आइबेंड्रोनेट एंड रिजेंड्रोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज मेकिंग इनिशियल राउंड ऑन ए क्लाइंट विद C5 फ्रैक्चर। क्या है कि नर्स क्या कर रही थी, राउंड देख रही थी, पेशेंट जो था C5 फ्रैक्चर के साथ में था, एंड क्रच फील्ड टोंग, और उसको क्या लगा हुआ था, क्रच फील्ड टोंग लगा हुआ था। विच इक्विपमेंट शुड बी केप्ट एट द बेड साइड, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो नर्स बेड साइड रखेगी, ऐसा इसने पूछा। C5 फ्रैक्चर हुआ है, क्रच फील्ड टोंग लगे हुए हैं, कौन सा इक्विपमेंट बेड साइड आपने रखना है। ए पेयर ऑफ फोरसेप्स, एक जोड़ी कैंची रखेंगे, फोरसेप्स बोला इसने। हाँ, दूसरा कहता है टॉर्क रेंच, एक टॉर्क रेंच रखेंगे आप, टॉर्क रेंच। सी ऑप्शन है पेयर ऑफ वायर कटर, वायर को काटने के लिए जो कटर आता है उसका एक पेयर रखेंगे। D1 इज ए स्क्रू ड्राइवर, एक स्क्रू ड्राइवर रखेंगे। तो जो रहता है इसके अंदर क्या है कि हमें क्या करना होता है, नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि बेड साइड क्या रखना होता है, एक टॉर्क रेंच रखना होता है। बाकी तीनों बातें गलत है। टॉर्क रेंच क्यों रखना होता है, क्योंकि इसके अंदर जो स्क्रू लगा होता है, स्क्रू को क्या करना होता है, बैलेंस करने के लिए टाइट और लूज करना पड़ सकता है, और टाइट और लूज करने के लिए हमें क्या करना होता है, टॉर्क रेंच काम में लेना होता है। पेयर ऑफ सीजर जो होता है, पेयर ऑफ सीजर जो होता है वो हमें सेंसटैगन ब्लैकमोर ट्यूब में काम लेना होता है। यहाँ पेयर ऑफ फोरसेप्स लिखा है, पर अगर ये बात करता है कि पेयर ऑफ सीजर, तो पेयर ऑफ सीजर जो है ये सेंसटैगन ब्लैकमोर ट्यूब के अंदर काम में लेना होता है। नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि सेंसटैगन ब्लैकमोर ट्यूब जिस पेशेंट को लगा हो जिस पेशेंट को सेंसटैगन ब्लैकमोर ट्यूब लगाओ, हाँ, उस पेशेंट को क्या करना होता है, पेयर ऑफ सीजर रखना होता है उस बेड की साइड में। तो यहाँ क्या करना हमें, टॉर्क रेंच रखना है, टॉर्क रेंच। The torque wrench is kept at the bedside to tighten and loosen the screw of crutch-filled tongs।
जो क्रच फिल टोंक्स जो लगा है पेशेंट को, उसका क्या करना है, हमें स्क्रू टाइट और लूज करना पड़ सकता है। उसके लिए हमें क्या करना है, टॉर्क रेंच जो है वो बेड साइड होना चाहिए पेशेंट का, और जो है टॉर्क रेंच जो है वो कंट्रोल करेगा अमाउंट ऑफ प्रेशर जो हमें क्या करना है, प्लेस करना है स्क्रू के ऊपर। इसके अलावा पेयर ऑफ फोर्सेप्स नहीं है, पेयर ऑफ सीजर्स, फोर्सेप्स नहीं, पेयर ऑफ सीजर, पेयर ऑफ सीजर रखना होता है बेड साइड में अगर पेशेंट जो है सेंसटेगन ब्लैक मोरे ट्यूब का हो तो। जीआई ब्लीडिंग में काम में लेते हैं हम। नेक्स्ट हम डायग्राम देखते हैं। क्रच फिल टोंक्स जो होता है वो कैसा होता है, उसका अगर डायग्राम की बात करें तो ठीक कुछ ऐसा इस तरीके का ट्रैक्शन होता है। C5 फ्रैक्चर में काम में लिया जाता है। ये ट्रैक्शन लगा है, यहाँ वेट लटकाया हुआ है, ये वेट है, हाँ यहाँ जो है ये स्क्रू है इसके, उसको क्या करना होता है, टाइट और लूज करने के लिए। ये यहाँ पे पुली लगी हुई है जो वेट को क्या करनी होती है, वेट को बियर करने के लिए, हाँ पुली लगी हुई है। और यहाँ जो है स्क्रू लगे हुए हैं आपस में, और जो है यहाँ भी एक स्क्रू है जिससे हम टाइट और लूज कर सकते हैं। ये वेट लटकाया हुआ है, ये यहाँ देखिएगा डायग्राम, ये स्क्रू दिया हुआ है इसमें, हाँ ये दोनों ये हेड के अंदर फिक्स होते हैं दोनों साइड, टेम्पोरल बोन पे, दोनों साइड हेड पे। इस स्क्रू को हम टॉर्क रेंच से टाइट और लूज करना होता है, इसलिए हमें टॉर्क रेंच की ज़रूरत होती है बेड साइड में। ये क्रच फिल टोंग रहता है। C5 के फ्रैक्चर में काम में लेते हैं हम, C5 नर्व के फ्रैक्चर के लिए क्रच फिल टोंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, एक इन्फेंट वेट 7 पाउंड एट बर्थ। एक इन्फेंट है, उसका बर्थ के टाइम वेट जो था वो 7 पाउंड था। एक्सपेक्टेड वेट बाय 1 ईयर शुड बी, यानी कि बच्चा क्या हो गया, 1 साल का हो गया तब उसका वजन कितना होगा। 1 साल का हो चुका है बच्चा, जन्म के समय 7 पाउंड का था, 1 साल का हो गया तब वेट कितना होगा, 10 पाउंड, 12 पाउंड, 18 पाउंड एंड 21 पाउंड। तो हमें पता है कि जो बेबी का वेट है वो 5 to 6 मंथ पे 2 टाइम हो जाता है, 2 टाइम। 1 साल पर बच्चे का वजन जो है वो 3 टाइम हो जाता है। 2 साल पे बच्चे का वजन जो है वो 4 टाइम हो जाता है, 4 टाइम हो जाता है। तो हमें इसने 1 साल पे पूछा है, और 1 साल पे हमें कहा कि इसने जब जन्म हुआ बच्चे का तो 7 पाउंड का था, 1 साल का हो गया तब कितने पाउंड का होगा। तो हमें पता है कि 1 साल तक जाते जाते बच्चा कितने पाउंड, कितना गुना वेट गेन करेगा, 3 गुना। तो 7 × 3 और बराबर 21 पाउंड वजन हो जाएगा इस बच्चे का, 21 पाउंड। ऐसा अगर ऑप्शन में है तो सही है। तो पहला ऑप्शन कहता है 10 पाउंड, तो 10 पाउंड तो नहीं होगा, बहुत कम वेट है ये। तो दूसरा कहता है 12 पाउंड, तो ये भी बहुत कम है, ये भी नहीं होगा। तीसरा कहता है 18 पाउंड, तो ये भी नहीं। चौथा ऑप्शन है 21 पाउंड, और 21 पाउंड जो है वो राइट आंसर है। 3 गुना हो जाएगा बच्चे का वेट 1 साल तक पहुँचते। तो जो है राइट आंसर जो रहता है वो डी इज राइट आंसर, आंसर डी। बर्थ वेट ऑफ 7 पाउंड वुड इंडिकेट 21 पाउंड इन 1 ईयर। ट्रिपल इज बर्थ वेट का 3 गुना हो जाता है। यहाँ देखिएगा हमने अलग अलग कैटेगरी लिखी सभी बर्थ वेट की। द बर्थ वेट इंक्रीज रेट एट डिफरेंट एज ग्रुप। 5 to 6 मंथ एज पे डबल हो जाता है बच्चा, 12 मंथ तक जाते जाते ट्रिपल, यहाँ 2 गुना वजन हो गया बच्चे का, यहाँ आते आते 3 गुना, यहाँ पे 4 गुना, 2 साल पे 4 गुना, 3 साल पे 5 गुना, 5 साल पे 6 गुना, 7 साल पे 7 गुना एंड 10 साल पे 10 गुना। तो जो है ये सारा ग्रोथ का चार्ट रहा। 5 या 6 महीने पे बात करें, 5 से 6 महीने पे दोनों अलग अलग हो तो 5 महीने, अगर 5 भी हो, 6 भी हो, 7 भी हो, ऐसे हो तो फिर 5 महीने पे डबल। या रेंज में बात करें तो 5 to 6 मंथ के अंदर बच्चा डबल हो जाता है, 12 मंथ के अंदर ट्रिपल, 2 ईयर पर 4 टाइम्स, 3 ईयर पे 5 टाइम, 5 ईयर 6 टाइम, 7 ईयर 7 टाइम एंड 10 ईयर 10 टाइम। ये जो है वेट के बढ़ने का चार्ट रहता है।
Next one is a client is admitted with a having sarcoma with symptom would be expected due to this tumor location. सबसे पहले कि ये कह रहा है कि क्लाइंट जो है वो एडमिट हुआ है किसके साथ में, हैविंग सार्कोमा के साथ में, तो कौन सा सिम्टम जो है वो एक्सपेक्ट करेंगे इस ट्यूमर की लोकेशन की वजह से। तो सबसे पहले ये बात है कि हैविंग सार्कोमा होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो हैविंग सार्कोमा जो है ये बोन का कैंसर होता है, बोन का कैंसर होता है। और बोन का कैंसर होता है तो बोन के अंदर क्या होगा, कैंसर है तो बोन पेन होगा, सीवियर टाइप का बोन पेन होता है इसके अंदर। बोन का कैंसर रहता है हैविंग सार्कोमा, हाँ, और जो रहता है सीवियर टाइप का बोन पेन देखने को मिलता है। एम्पुटेशन करना पड़ता है इसके ट्रीट के लिए, बोन को रिमूव करना पड़ता है, टोटल बॉडी पार्ट ही रिमूव कर देना पड़ता है। तो जो रहता है हैविंग सार्कोमा बोन का कैंसर है, बोन पेन होगा, सीवियर टाइप का बोन पेन होगा। तो जो है इस ट्यूमर की लोकेशन से कौन सा सिम्टम जो है वो नर्स एक्सपेक्ट करेगी ऐसा बोला गया है। तो देखते हैं सिम्टम कौन कौन से दिए हैं। हेमीप्लेजिया, हेमी मतलब हाफ और प्लेजिया मतलब पैरालाइसिस, आधी बॉडी का क्या हो जाए, पैरालाइसिस हो जाए। लेफ्ट और राइट अगर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाए बॉडी को, अगर बॉडी जो है उसको लेफ्ट और राइट दो पार्ट्स में डिवाइड करो और फिर अगर इनका पैरालाइसिस हो जाए तो उस कंडीशन को बोला हेमीप्लेजिया। बी ऑप्शन इज एफेसिया। एफेसिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन एफेसिया। एक होता है एफेजिया, एफेजिया PHAGIA, एफेजिया, या जिसको बोलते हैं हम डिस्फेजिया। तो डिस्फेजिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, एफेसिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन स्पीकिंग। नोजिया, जी घबराएगा उसका, और बोन पेन, तो यस ये तीनों ही ऑप्शन गलत है यहाँ। डी ऑप्शन इज राइट, बोन पेन देखने को मिलेगा यहाँ पे, बोन पेन होगा पर्सन को, सीवियर टाइप का बोन पेन होगा। डी इज करेक्ट। सार्कोमा इज ए टाइप ऑफ बोन कैंसर, देयरफॉर बोन पेन वुड बी एक्सपेक्टेड। बोन का कैंसर है और बोन पेन जो है वो क्या होगा, एक्सपेक्ट करेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद एपिलेप्सी हु इज बीइंग ट्रीटेड विद कार्बामाजेपाइन, विच लेबोरेटरी वैल्यू माइट इंडिकेट ए सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग्स। कि एक नर्स जो है वो कैरी कर रही है क्लाइंट को, क्लाइंट किसके साथ में था, एपिलेप्सी के साथ में ट्रीट हो चुका है, कार्बामाजेपाइन के साथ में है, कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू इंडिकेट करती है कि सीरियस साइड इफेक्ट है इस ड्रग का। एपिलेप्सी क्या होता है, एपिलेप्सी की बात करें तो रिकरेंट एपिसोड ऑफ सीजर, सीजर के रिकरेंट एपिसोड का ना रिकरेंट एपिसोड ऑफ सीजर इज कॉल्ड एपिलेप्सी। कार्बामाजेपाइन ड्रग रहती है और इसका साइड इफेक्ट की बात करें हम तो सबसे पहले कहता है ये यूरिक एसिड ऑफ 5 mg/dl, कि यूरिक एसिड जो है वो 5 mg/dl है। डेंजरस साइड इफेक्ट, सीरियस साइड इफेक्ट पूछा है इसने। दूसरा कहता है हिमेटोक्रिट टू 33%। तीसरा कहता है WBC 2000 per cubic ml एंड फोर्थ वन इज प्लेटलेट्स 1,50,000 per cubic ml। तो जो रहता है प्लेटलेट लगभग नॉर्मल रेंज, लोअर नॉर्मल पे है। हिमेटोक्रिट जो है ये थोड़ा लो की तरफ है, ये हल्का सा इंक्रीज की तरफ है। यूरिक एसिड नॉर्मल लेवल 4.0 तक होता है, 4.0 होता है नॉर्मल लेवल यूरिक एसिड का। पर इसने सीरियस साइड इफेक्ट पूछा और सीरियस साइड इफेक्ट जो है ये WBC जो है कम हो रखी है और WBC जो है वो नॉर्मल जो है वो 4000 से 11000 होता है, 4000 से 11000 होता है। तो अब क्या है, इस पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांस है, इन्फेक्शन हो सकता है इस पर्सन को। इन्फेक्शन के प्रोन हो चुका है पर्सन और इस पर्सन को क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। सीरियस टाइप का साइड इफेक्ट है, ग्रेनुलोसाइटोसिस हो चुका है इस पर्सन को। तो जो रहता है सीरियस टाइप का साइड इफेक्ट पूछा इसने, तो सी जो रहता है ये राइट आंसर रहता है, बाकी तीनों के तीनों आंसर यहाँ गलत रहते हैं। आंसर सी इज करेक्ट। टेग्रिटाल कैन सप्रेस द बोन मैरो एंड डिक्रीज द वाइट ब्लड सेल काउंट। टेग्रिटाल यानी कि जो है हमने कहा कार्बामाजेपाइन जो है सप्रेस करता है बोन मैरो को, डिक्रीज करता है WBC के काउंट को। तो से लैब वैल्यू ऑफ WBC 2000
अगर 2 जा रहा है और ये क्या कर रहा है, इंडिकेट करता है कि साइड इफेक्ट हो चुका है इस ड्रग का। नेक्स्ट वन इज 10 नंबर क्वेश्चन है। 6 मंथ ओल्ड क्लाइंट इज एडमिटेड विद पॉसिबल इंट्रोससेप्शन। एक 6 मंथ ओल्ड क्लाइंट है, एडमिट हुआ है इंट्रोससेप्शन के साथ में। विच क्वेश्चन ड्यूरिंग द नर्सिंग थ्योरी इज लीस्ट हेल्पफुल इन ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन, की कौन सा क्वेश्चन जो है वो लीस्ट हेल्पफुल है ऑब्टेन करने में, इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए रिगार्डिंग द डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के बारे में पता लगाने के लिए लीस्ट हेल्पफुल है, सबसे कम काम में आने वाला है। कौन सी नर्सिंग हिस्ट्री ऐसी है? 4 ऑप्शन है, उनमें से बताना है। सबसे पहले कहता है टेल मी अबाउट दिस पेन, आप मुझे बताइए कि आपको पेन कैसा होता है, ये बात पूछना, तो ये लीस्ट हेल्पफुल नहीं है। दूसरा कहता है व्हाट डज हिज वॉमिट लुक लाइक, तो ये जो रहता है ये भी लीस्ट हेल्पफुल तो नहीं है। तीसरा कहता है डिस्क्राइब हिज यूजुअल डाइट, कि मुझे उसकी डाइट कैसी है, मतलब सामान्यतः क्या कुछ खाता पीता है ऐसा बताइएगा, तो हो सकता है। और चौथा कहता है हैव यू नोटिस चेंजेस इन हिज एब्डोमिनल साइज, क्या आपने उसके एब्डोमिनल साइज में कुछ चेंजेस महसूस किए। 4 ऑप्शन दिए गए कि टेल मी अबाउट हिज पेन, कि उसका पेन कैसा है इसके बारे में मुझे बताइए। बी इज व्हाट डज द हिज वॉमिट लुक लाइक, कि उसकी वॉमिट का कलर या वॉमिट कैसी है वैसा मुझे बताइए। सी ऑप्शन कहता है डिस्क्राइब हिज यूजुअल डाइट, कि उसकी डाइट के बारे में बताएं। एंड डी हैव यू नोटिस चेंजेस इन हिज एब्डोमिनल साइज, कि आपने उसके एब्डोमेन के अंदर साइज के चेंजेस देखे। तो जो रहता है आंसर जो रहता है या सी आंसर जो रहता है वो करेक्ट रहता है। सी आंसर करेक्ट रहता है कि डिस्क्राइब इज यूजुअल डाइट, कि मुझे कहता है ना उसकी डाइट के बारे में बताइए, तो ये लीस्ट बात है। अगर आप उसको पेन के बारे में पूछ रहे हो तो पेन हमें पता है कि यहाँ कोली की लाइक पेन होता है, इंट्रोससेप्शन जो है कोली की लाइक पेन होता है। वोमिट का कलर अगर पूछ रहे हो, एब्डोमेन के अंदर कोई चेंजेस पूछ रहे हो, तो ऐसी अगर बातें हो रही है तो मतलब वो कहीं ना कहीं काम में आने वाली है। पर उसकी डाइट के बारे में पूछना लीस्ट टाइप का है, डायग्नोसिस के अंदर काम आने वाली बात है ऐसा। तो लीस्ट हेल्पफुल क्वेश्चन जो क्या कर रही है जो है उसकी यूजुअल डाइट के बारे में पूछना है ऐसा। अब बात करते हैं इंट्रोससेप्शन के बारे में कि इंट्रोससेप्शन क्या होता है, क्या कुछ होता है इसके अंदर ऐसा। तो डिजीज ऑफ इंटेस्टाइन इन विच द टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन, यानी कि इंटेस्टाइन की क्या हो जाती है, टेलीस्कोपिंग हो जाती है। और टेलीस्कोपिंग कहाँ से, तो जो है प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन इज टेलीस्कोपिंग टू डिस्टल पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। लाइक फिर बात करूँ ये स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन है। अब क्या हुआ कि अब जो रहता है, मान लीजिएगा कि हमने कहा कि टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन, टेलीस्कोपिंग का मतलब है कि एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट के अंदर घुस जाएगा, एक पार्ट दूसरे पार्ट के अंदर अंदर धस जाएगा। मीन्स कि मान लीजिएगा हमने कहा कि प्रोक्सिमल पार्ट, हम अगर इंटेस्टाइन का एक पार्ट लेते हैं, जैसे मान लीजिएगा इलियम वाला हिस्सा लेते हैं, इलियम है, ये यहाँ से क्या है आगे जुड़ा हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। अब ये क्या हो जाए, यहाँ से किस इसके अंदर धस जाएगा, ठीक कुछ इस तरीके से। ये कुछ इस तरीके से यहाँ से क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखिएगा यहाँ मैंने बनाया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ आके शुरू हुआ था, ये यहाँ से ये पार्ट जो रहता है यहाँ टेलीस्कोप टाइप का हो गया, ये अंदर धस चुका है। तो प्रोक्सिमल पार्ट जो है वो डिस्टल पार्ट के अंदर चला गया है। नॉर्मली तो हमने देखा कि यहाँ जो है ये नॉर्मल पार्ट है, ये देखिएगा यहाँ से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, यहाँ से टेलीस्कोप नहीं हुआ है, यहाँ एक दूसरे के अंदर नहीं धसे हुए हैं। पर यहाँ क्या हो गया जो है, जैसे यहाँ मान लीजिएगा ये इलियम पार्ट था और यहाँ से क्या हो गया, ये अंदर धस गया, अंदर धस चुका है लार्ज इंटेस्टाइन के इस तरीके से। तो इस कंडीशन को हमने बोला टेलीस्कोपिंग। टेलीस्कोपिंग यानी कि अंदर धस जाना, जो ऊपर वाला पार्ट है, जो बॉडी की तरफ का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा दूसरे पार्ट वाले में, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है इंटेस्टाइन का वो नीचे वाले पार्ट के अंदर क्या हो जाता है, धस जाता है। डिस्टल पार्ट के अंदर प्रोक्सिमल पार्ट का क्या हो जाता है, टेलीस्कोपिंग हो जाता है, उसके अंदर धस जाता है ऐसा।
मोस्ट कॉमन कॉज जो रहता है वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का, वो इन्फेंट एज और 3 to 6 मंथ की एज के अंदर देखने को मिलता है। साइन सिम्टम की बात करें कि जो है इंटरसेप्शन के अंदर साइन सिम्टम क्या क्या रहते हैं, तो पेन देखने को मिलता है, और पेन जो है वो सीवियर स्पास्मोटिक पेन रहता है, कॉलिकी पेन रहता है, बच्चा क्राई करता है और क्राई कर नी को बैंड करके क्राई करता है। जब क्राई करता है तो बच्चा क्या कर लेता है, नी को बैंड कर लेता है, इतना सीवियर पेन देखने को मिलता है। कोलिकी लाइक पेन होता है, सीवियर स्पास्मोटिक पेन होता है, बॉडी किंक कर लेता है बच्चा। दूसरा, सऊ से सेप मास पालपेट करने को मिलता है, मास पालपेट करने को मिलता है। तीसरा जो रहता है, रेड कुरांट जेली लाइक स्टूल मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट साइन रहते हैं दोनों के दोनों, और पेन के बारे में इंपॉर्टेंट साइन रहता है, तो तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन रहते हैं। इंपॉर्टेंट साइन, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट साइन रहते हैं। हाँ, पेन सीवियर स्पास्मोटिक पेन होगा, कोलिकी पेन होगा, क्राई करेगा बच्चा और नी को क्या कर लेगा, बैंड कर लेगा। जब क्राई करेगा तो इतना सीवियर पेन होता है, किंक कर लेता है बॉडी को। सऊ से मास पालपेट होगा, रेड कुरांट जेली लाइक स्टूल देखने को मिलेगा। तब डायग्नोस कैसे करोगे, तो डायग्नोस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रेडियोग्राफी का एग्जामिनेशन करेंगे, और रेडियोग्राफी का एग्जामिनेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सरे लेंगे हम, और एक्सरे में विजिबल करने के लिए बेरियम मील या बेरियम मील काम में लेंगे। बेरियम मील मतलब बेरियम सल्फेट को क्या करेंगे हम, बच्चे को ओरली पिला देंगे, ओरली पिला देते हैं उसको, हमने बोला बेरियम मील। और इसके अंदर हमें क्या देखने मिलता है, कोल्ड स्प्रिंग साइन या क्लो साइन देखने को मिलता है, कोल्ड स्प्रिंग या क्लो साइन। इसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी कराती है। नेक्स्ट रहता है ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट के अंदर क्या करना होता है, हाइड्रोस्टैटिक एनीमा देते हैं, और हाइड्रोस्टैटिक एनीमा में 0.9% NS काम में लिया जाता है, ताकि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन देंगे उससे जो है फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ना हो बॉडी में। अमाउंट कितना रहता है, कितना दें एनीमा का अमाउंट, तो इन्फेंट की बात करें तो यंग इन्फेंट अगर है 0 से 6 मंथ है तो 100 से 150 ml, ओल्ड इन्फेंट है 6 से 12 मंथ एज का है तो 150 से 250 ml की अमाउंट में देना होता है। चिल्ड्रन की बात करें तो यंग चिल्ड्रन के अंदर 250 to 360 ml एंड ओल्ड चिल्ड्रन के अंदर 360 to 500 ml देना होता है। पोजीशन जो रहता है वो लेफ्ट लेटरल पोजीशन काम में लेनी होती है। अगर इसे रिलीव हो जाता है तो ठीक है हाइड्रोस्टैटिक एनीमिया से, नहीं तो फिर हमें क्या करना होता है, सर्जिकल मैनेजमेंट, और सर्जिकल मैनेजमेंट में लेप्रोटोमी यानी कि मैनुअली रिडक्शन कर दिया जाए, या क्या कर दें, रिसेक्शन करके एंड टू एंड एनास्टोमोसिस यानी कि क्या कर दिया जाए, जो पार्ट टेलीस्कोप हुआ था उस पार्ट को काट दिया जाए और दोनों पार्ट को आपस में क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।